गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री 2018 का क्वेश्चन पेपर हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में करवाया था। अब मैं क्वेश्चन नंबर 24 का सेकंड पार्ट आपको सॉल्व करवाने वाली हूँ। 25 और 26 इस पेपर के हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। जिन बच्चों को भी 2019 और 20 का पेपर सॉल्व करना है तो वो भी आपको अवेलेबल है प्लेलिस्ट के अंदर, वहाँ से जाकर आप 2019 और 20 का पेपर सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, सो सेकंड पार्ट जो आपका था, फर्स्ट पार्ट में आपने जैसा कि देखा कि हमारे दो क्वेश्चन थे। अब सेकंड पार्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 24 का बी वाला पार्ट ये है, गिव रीजंस। आपको क्या बताना है? आपको कुछ रीजंस यहाँ पर बताना है, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन आपसे रीजन में पूछा गया है, SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड is inert towards hydrolysis। ठीक है, कि जो SF6 होता है वो हाइड्रोलिसिस के लिए क्या होता है? हाइड्रोलिसिस के लिए वो इनर्ट होता है। तो आपको यही बताना है कि SF6, ठीक है, SF6 क्या है? इनर्ट है हाइड्रोलिसिस के लिए, है ना। चलिए, तो जब हम SF6 मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो सल्फर क्या हो जाएगा? हमारा सेंट्रल एलिमेंट हो जाएगा। और उसके आसपास कितने फ्लोरीन अटैच हैं? 6 फ्लोरीन एटम अटैच हैं, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर क्या होता है, देखिए, अगर हम बात करते हैं SF6 मॉलिक्यूल की, इन द SF6 molecule, ठीक है, the 6 atom of fluorine, the 6 atoms of fluorine, the 6 atoms of fluorine protect the sulfur atom, protect the sulfur एटम्स। जो सिर्फ SF6 मॉलिक्यूल होते हैं उसमें जो फ्लोरीन के 6 एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं? सल्फर एटम को प्रोटेक्ट करेंगे। क्योंकि सल्फर क्या हो जाएगा? सल्फर एज अ सेंट्रल मेटल हो गया। उसके आसपास जो भी फ्लोरीन है वो उसको क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्शन दे रहे हैं फ्रॉम द अटैक बाय द रिएजेंट्स। जो भी रिएजेंट्स के थ्रू क्या हो रहा है? जो भी रिएजेंट्स के थ्रू अटैक हो रहा है तो ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर? SF6 की अगर हम बात करते हैं तो वो इनर्ट होगा हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे, क्योंकि जब हम SF6 मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो फ्लोरीन के जो 6 एटम्स रहते हैं वो सल्फर एटम को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। रिएजेंट के अटैक से वो क्या करेंगे? रिएजेंट के अटैक से उसको प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है, क्लियर है ना। और इतना उसको प्रोटेक्ट करते हैं कि जो थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल रिएक्शन है यानी कि हाइड्रोलिसिस वो तक नहीं हो पाती। मतलब हम जो हाइड्रोलिसिस के लिए जो रिएजेंट उसमें ऐड करते हैं या मिलाते हैं तो वो हाइड्रोलिसिस का जो भी पर्टिकुलर रिएजेंट होता है, ठीक है, वो जब हम इसके अंदर मिलाते हैं तो वो तक नहीं हो पाता, ठीक है, क्लियर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू such extent that even thermodynamically most favorable reaction like hydrolysis do not occur, ठीक है।
है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, जब हम SF6 मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो फ्लोरीन के जो 6 एटम्स हैं वो सल्फर एटम को प्रोटेक्ट करेंगे, जिससे कोई भी रिएजेंट सल्फर एटम के ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। और फ्लोरीन का प्रोटेक्शन इतना ज़्यादा होता है कि जो थर्मोडायनेमिकली मोस्ट फेवरेबल रिएक्शन होती है यानी कि हाइड्रोलिसिस, वो तक नहीं हो पाता। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि SF6 इज केमिकली इनर्ट। SF6 को क्या मानते हैं, केमिकली इनर्ट मानते हैं। ठीक है, ये पहला गिव रीजंस वाला क्वेश्चन हो जाएगा। फिर सेकंड आपको इसी क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, ठीक है, कि H3PO3 इज डायप्रोटिक। आपको रीज़न बताना है, जो H3PO3 होता है वो डायप्रोटिक होता है, क्यों होता है ऐसा। ठीक है, सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 के सेकंड पार्ट का सेकंड क्वेश्चन है कि H3PO3 डायप्रोटिक क्यों होता है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर H3PO3 को क्या कहते हैं, नाम होता है ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड इसका नाम होता है, ठीक है, H3PO3 का। हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर हम किस तरीके से बनाते हैं। तो फॉस्फोरस को हम एज अ सेंट्रल एलिमेंट मान लेंगे, ये हो गया हमारा फॉस्फोरस, ठीक है। और इसके आसपास सबसे पहले मैं यहाँ पर 3 हाइड्रोजन को प्लेस कर देती हूँ इस तरीके से, ठीक है, और एक ऑक्सीजन को हम ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। अब H3PO3 है और फॉस्फोरस के कितने बॉन्ड्स होना चाहिए, 5 बॉन्ड्स, ठीक है। तो 2 बॉन्ड तो ऑक्सीजन ने बना लिए। अब बचे हुए 2 ऑक्सीजन, एक यहाँ पर ले लो और एक यहाँ पर, और इस ऑक्सीजन के साथ में हम 1 हाइड्रोजन यहाँ पे प्लेस कर देंगे। अब इस पूरे स्ट्रक्चर में केवल एक हाइड्रोजन बच रहा है, तो वो जो एक हाइड्रोजन है वो इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया H3PO3 का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि जब हम H3PO3 का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो यहाँ पर आपको 2 OH ग्रुप दिखाई दे रहे हैं जो फॉस्फोरस के साथ में अटैच हैं। ये भी देखिए हाइड्रोक्सी ग्रुप और ये भी आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो 2 OH बॉन्ड्स फॉस्फोरस से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। इसीलिए जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, जैसे ही हम इसको एक्वस सॉल्यूशन में मिलाएंगे तो वैसे ही ये 2 प्रोटॉन्स को क्या करेगा, 2H+ आयंस को क्या करेगा, लूज करेगा। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, डायप्रोटिक कहा जाता है, ठीक है। तो फॉस्फोरस कंटेन 2 OH bonds connected to it, therefore it will furnish 2H+ आयन इन सॉल्यूशन। इसीलिए वो 2H+ आयन को क्या करेगा, सॉल्यूशन के अंदर लीव करेगा और डायप्रोटिक माना जाएगा, ठीक है। तो डायप्रोटिक के बाद में एक और रीजनिंग क्वेश्चन है। तो बी वाले पार्ट में आपको 3 रीजनिंग क्वेश्चन थे। सबसे पहला था SF6 जो मॉलिक्यूल होता है वो हाइड्रोलिसिस के लिए इनर्ट क्यों बोला जाता है, क्योंकि सल्फर एज आ सेंट्रल एलिमेंट हो गया, आसपास 6 फ्लोरीन के एटम्स अटैच हैं जो क्या करेंगे, सल्फर एटम्स को प्रोटेक्ट करेंगे ताकि उस पर रिएजेंट का अटैक ना हो पाए। और इसी वजह से जो हमारी थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल रिएक्शन होती है जैसे कि हाइड्रोलिसिस, वो तक इसमें नहीं हो पाती, इसलिए इसको कम्प्लीटली इनर्ट माना जाता है। H3PO3 इज डायप्रोटिक, ये स्ट्रक्चर पहले हमने बताया। तो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप OH ग्रुप दिखाई दे रहे हैं जिसमें फॉस्फोरस जो है वो 2 OH बॉन्ड को कनेक्ट मतलब बना रहा है,
ठीक है। इसीलिए जैसे ही हम इसको एक्वस सॉल्यूशन में मिलाएंगे तो OH बॉन्ड वाले जो हाइड्रोजन हैं उनका क्या हो जाएगा, उनका रिमूवल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इसका थर्ड रीजनिंग क्वेश्चन करते हैं कि थर्ड क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ था। तो थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, आउट ऑफ नोबल गैसेस, out of noble gases only xenon is known to form chemical compound, केमिकल कंपाउंड। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जितनी भी हम इनर्ट गैसेस पढ़ते हैं उन सभी इनर्ट गैसेस में केवल ज़ीनॉन ही केमिकल कंपाउंड क्यों बनाता है। ठीक है, बाकी के सारे क्यों नहीं बनाते, बहुत सारे होते हैं, लेकिन केवल ज़ीनॉन इनर्ट गैसेस में ऐसा है जो केमिकल कंपाउंड्स के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो ऐसा क्यों होता है ये हमको देखना है। तो अगर हम ज़ीनॉन की बात करें तो केवल ज़ीनॉन ही केमिकल कंपाउंड बनाता है, बिकॉज ज़ीनॉन इज़ लार्ज इन साइज। सबसे पहला रीज़न कि ज़ीनॉन का जो साइज़ होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। ज़ीनॉन इज़ लार्ज इन साइज, ठीक है, एंड हैविंग हायर एटॉमिक मास। सेकेंड रीज़न हो जाएगा हायर एटॉमिक मास। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम ले लेंगे यहाँ पर कि ज़ीनॉन जो होता है वो साइज़ में काफ़ी बड़ा होता है। दूसरा रीज़न हम ले लेंगे इसका जो एटॉमिक मास होता है वो एटॉमिक मास क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, अब एटॉमिक मास ज़्यादा है तो एटॉमिक रेडियस भी ज़्यादा होगी, है ना, क्लियर। एटॉमिक मास ज़्यादा है, ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस भी क्या हो जाएगी, साइज़ बड़ा है तो डेफिनेटली एटॉमिक रेडियस भी क्या हो जाएगी, एटॉमिक रेडियस भी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। ठीक है, तो इस वजह से होता क्या है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है आउटर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के ऊपर जो प्रोटॉन है उनके बीच में। ठीक है, जैसे ये न्यूक्लियस है और ये आपका कोई आउटर इलेक्ट्रॉन है ज़ीनॉन का। अब न्यूक्लियस पे क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन प्रेजेंट है, और आउटर इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर शेल है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और कम होने की वजह से ये इजीली क्या बना लेता है, कंपाउंड बना लेता है। बाकी जितनी भी हमारी इनर्ट गैस हम पढ़ते हैं उसके अंदर ऐसा नहीं होता, क्योंकि उनका साइज़ इतना बड़ा नहीं होता है, एटॉमिक मास भी उनका ज़्यादा नहीं होगा, एटॉमिक रेडियस भी ज़्यादा इतनी नहीं होती है जितनी ज़ीनॉन की होती है। तो ज़ीनॉन न्यूक्लियस से काफ़ी डिस्टेंस पे चला जाता है, जिसकी वजह से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो डिस्टेंस है वो बहुत दूर हो जाती है, और वही एक रीज़न है कि उसमें जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू रहेगी वो कम होगी। अब जब न्यूक्लियस से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी वैल्यू हो गई कम, तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे, इजीली उसमें से इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना पाएंगे, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा पाएंगे। ठीक है, दैट्स वाई जो ज़ीनॉन होता है वो केमिकल कंपाउंड्स को बनाने में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो रीज़न मैं आपको बता दे रही हूँ, ज़ीनॉन इज लार्ज इन साइज, हैविंग हायर एटॉमिक मास, ड्यू टू लार्जर एटॉमिक radius, the force of attraction between the outer electron and the proton in the nucleus and the proton in the nucleus is weaker. ठीक है, hence they easily available to form compound.
ठीक है, तो आपको ये 2 क्वेश्चंस आए थे पार्ट बी के अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको करवाए थे, और सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर आपको 3 रीजंस बताना थे। सबसे पहला SF6 वाला हमने किया, फिर H3PO3 किया, एंड द थर्ड वन इज़ नोबल गैसेस में ज़ीनॉन जो होता है वही केमिकल कंपाउंड का फॉर्मेशन क्यों करता है। अब इसके बाद का जो अगला क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाने वाली हूँ, तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करा रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कॉन्टेक्ट करें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू।